आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान, लेकर हाजिर हैं इस वक्त वर्ल्ड न्यूज। आइए देखते हैं दुनिया जी सलाम की नजर से। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि उनका मुल्क उस वक्त तक आलमी ताकतों के साथ जौहरी समझौते की पासदारी करता रहेगा जब तक कि यह तेहरान के हक में है। स्विट्जरलैंड दौरे पर गए रूहानी ने अपने हममनसब सदर एलन बरसेत के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बातें कही। रूहानी ने कहा कि ईरान जौहरी समझौते पर अब तक अमल कर रहा है और वो नॉन खास तौर से प्रोलिफरेशन के तय संजीदा भी है। और इस मौके पर ईरानी सदर ने अमेरिका पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेरिका माशी पाबंदी लगाकर अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर वॉशिंगटन हुकूमत अपने हलीफ ममालिक पर तेल न खरीदने के दबाव डालती है तो इसका असर पूरे मगरबी एशिया की तेल सप्लाई पर पड़ेगा। वहीं स्विट्जरलैंड के सदर एलन ने भी ईरानी जौहरी समझौते की हिमायत की। उन्होंने कहा कि मशरिक वस्ता में अमन कायम करने के लिए यह समझौता जरूरी है। و همونطور که قبلا هم ما مورد تاکید قرار دادیم जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ईरान जौहरी मुआहदे पर उस वक्त तक अमल करता रहेगा जब तक हमें उससे फायदा पहुंच रहा है। हम नॉन पॉलिफरेशन के लिए कमिटेड हैं। जैसा कि अमेरिका कह रहा है कि ईरान के ऑयल रेवेन्यू को जीरो कर देंगे, वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगा। जिस तरह अमेरिका एक तरफा फैसले ले रहा है वो बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। یک گزافه‌گویی است که هیچ وقت قادر نیستن اون را عمل کنن। उधर अमेरिका ईरान पर सियासी और माशी दबाव बढ़ाता जा रहा है। अमेरिकी वजारत खारजा का कहना है कि ईरान पर दबाव डालने का मकसद तेहरान के तेल के रेवेन्यू को सिफर तक ले जाना है ताकि इसके नतीजे में ईरान अपनी पॉलिसी बदलने पर मजबूर हो। अमेरिकी वजारत खारजा के सियासी मुशीर ब्रायन हुक ने कहा कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर आयद करदा नई इक्तिसादी पाबंदी के बाद 50 आलमी तजारती कंपनियों ने ईरान से लेन देन महदूद करने का ऐलान किया है। और हुक ने कहा है कि ईरान ने जौहरी मुआहदे के जरिए हासिल होने वाली रकम को मशरिक वस्ता में अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि गुज़िश्ता महीने ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में ईरान के साथ हुए न्यूक्लियर डील से हटने का ऐलान करते हुए अमेरिकी पाबंदियों को फिर से बहाल कर दिया था। It is about changing the behavior of the leadership in Iran to comport with what the Iranian people really want them to do. A key part of our strategy is a campaign of maximum economic and diplomatic pressure. Our focus is on getting as many countries importing Iranian crude down to zero as soon as possible. We are also working with oil market participants, including producers and consumers, to ensure market stability. Banking sanctions will also snap back on November 4th, and we will be aggressively enforcing these provisions to lock up Iran's assets overseas and deny the Iranian regime access to its hard currency. और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अखलाक उस्मानी साहब, जो कि एक्सपर्ट हैं मिडिल ईस्ट मामलों के। उनसे बात करेंगे। अखलाक उस्मानी साहब, जी सलाम पर आपका खैर मकदम है। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सर कि ईरानी सदर के बयान और अमेरिकी धमकी को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ईरान के जो सदर हैं हसन रूहानी, जो स्विट्जरलैंड के अभी दौरे पर हैं, उनके बयान से एक बार फिर जो ईरानी संजीदगी है उसके बारे में हमें पता चलता है। रूहानी का जो स्टेटमेंट है कि ईरान अभी भी न्यूक्लियर डील में बना रह सकता है अगर उसके मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो मेरा यह मानना है कि हसन रूहानी अमेरिका की तरफ से आयद करदा उन तमाम जो सैंक्शंस हैं उनका काउंटर चाहते हैं, जिसको अभी हम जीरो ऑयल एक्सपोर्ट के नाम से जान रहे हैं, जहां अमेरिका की जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने कहा कि वो मैक्सिमम इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाएगा ताकि ईरान जो है वो कम से कम तेल एक्सपोर्ट कर पाए। मुझे लगता है ईरान अभी भी बहुत सीरियसली प्ले कर रहा है और स्विट्जरलैंड में हसन रूहानी के होने का मतलब यह है कि ईरान की नीयत अभी भी है कि JCPOA जो एग्रीमेंट है, न्यूक्लियर डील है, उसमें अमेरिका के बाद जितने फरीक बचे हैं वो सारे इस डील के अंदर शामिल रहे। जी, अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान के तेल रेवेन्यू को जीरो कर देगा। क्या ऐसा मुमकिन है? आपके सवाल पे तो मुझे हंसी आ सकती है, क्योंकि ये मुमकिन है नहीं, क्योंकि
अगर आप रूहानी के बयान को देखें तो उसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका कभी भी इस लायक नहीं हो पाएगा कि वो ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट को जीरो कर पाए। उसकी वजह बहुत सारी हैं। उसकी वजह ये भी है कि एक जो जिसको हम कह सकते हैं कि एक रीजनल स्टेबिलिटी होती है। अगर आप देखिए ईरान का बहुत सारा तेल ऐसा भी है जो सड़क से जाता है, जो वो इराक को भी देता है, पाकिस्तान को देता है, अफगानिस्तान को देता है, और बहुत सारे मुल्कों के साथ उसके दो तरफा ताल्लुकात हैं। इसके अलावा ईरान अपना ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए बार्टर डील भी करता है, यानी वो तेल के बदले कुछ अशिया ले लेता है, अपने यहाँ पे डेवलपमेंट के काम करा लेता है। और बहुत सारे ममालिक के साथ में उसने लोकल करेंसी में भी पेमेंट कबूल करना मंजूर किया, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। भारत अपना आधा पेमेंट इंडियन रुपये में कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिससे ईरान के एक्सपोर्ट को तो कतई जीरो नहीं किया जा सकता, सब लोग मिल जाए तो भी नहीं किया जा सकता। जी हाँ, इतना जरूर है कि ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने की जो अमेरिकी मुहिम है, अगर इसमें सीधे तौर पे बाकी ममालिक अगर अमेरिका के खिलाफ हो गए तो ये जरूर है कि अमेरिका का JCPOA में जो अमेरिका और ईरान के बाद जितने फरीक शामिल हैं उनके साथ ऐसा ना हो कि ताल्लुकात में कशीदगी आ जाए। ठीक है, इस तेल के खेल में दुनिया की सियासत आपको किस तरफ जाती दिख रही, किस तरह मुतासिर हो रही है, ये बता पाएंगे? देखिए, आप ये बात समझिए कि तेल के जो कीमत होती है उसको सस्टेन करने के लिए दुनिया में 3 बड़ी एजेंसियां हैं। एक अमेरिका से चलती है, एक इंग्लैंड से चलती है जिसे हम ब्रांड स्टैंडर्ड कहते हैं, और तीसरी ओपेक है। चूंकि पूरी दुनिया को तेल की जरूरत पड़ती है, और तेल में एक बहुत छोटी सी मैं मालूमात आपके में इजाफा करना चाहता हूँ कि ज्यादातर मुल्क ये चाहते हैं कि जहां से भी तेल वो मंगवाएं वो खाम तेल यानी कच्चा तेल जो हो उसके अंदर सल्फर कम हो, यानी वो मीठा तेल हो। ईरान का तेल मीठा है, इराक का तेल मीठा है, लीबिया का तेल मीठा है। दुनिया में 3 ही मुल्क ऐसे हैं जिनका तेल मीठा है। तो ईरान के तेल की पूरी दुनिया को जरूरत है, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा सफेद और पीला पेट्रोल निकलता है, उसमें कचरा कम निकलता है। तो ईरान के तेल की कमी को तो दुनिया कभी भी रद्द नहीं कर पाएगी। हाँ, इतना जरूर है कि ईरान के साथ में जो उसका दो तरफा ताल्लुकात है, अमेरिकी सैंक्शन से डिफरेंट एजेंसीज को हो सकता है कारोबार शिफ्ट हो जाए। मसलन हिंदुस्तान की बात लें, अमेरिका की जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर रिप्रेजेंटेटिव है निकी हेली, वो हिंदुस्तान के दौरे पे आई। वो भारत को धमकी भी दे के गई है कि आपको ईरान से ऑयल इंपोर्ट को जीरो करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी मेरा ये मानना है कि भारत ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेल की जब भी कोई तेल किसी मुल्क से खरीदता है तो उसके लिए बड़ी फॉरेन मनी इन्वेस्ट होती है, हमारा बहुत सारा डॉलर ईरान के पास जाएगा। तो हम चाहेंगे कि हमारी उन मुल्कों के साथ डील कायम रहे जो हमें सिर्फ हमसे डॉलर ना लें, उसके बदले हमसे अशिया ले लें, सामान ले लें, इंपोर्ट ले लें, इंडियन करेंसी ले लें। मुझे लगता है ईरान इस मामले में बहुत श्रूड है, बहुत तेज है, और वो इस ट्रम्प के दौरान जो बने हुए प्रेशर है इसको सस्टेन कर ले जाएगा। ऐसी मुझे बहुत शुक्रिया अखलाक उस्मानी साहब, जी सलाम पर अपनी गिरा का दुराया देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट अखलाक उस्मानी साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शुमाली कोरिया के साथ मुज़ाकरात मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रहा है, और अमेरिकी सदर ने एक ट्वीट करके कहा है कि अमेरिका शुमाली कोरिया समझौते से पूरे एशिया में सनसनी फैली हुई है, लेकिन कुछ जाली खबरें फैलाने वाले शिकायत कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि गुज़िश्ता 8 माह से शुमाली कोरिया ने कोई मिसाइल या फिर जौहरी तजर्बा नहीं किया है। ट्रंप का यह ट्वीट ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका के कुछ अखबारों ने यह खबर छापी है कि समझौते की आड़ में शुमाली कोरिया अपने जौहरी प्रोग्राम को मजीद मजबूत कर रहा है। इससे पहले भी ट्रंप कह चुके हैं कि शुमाली कोरिया अपने जौहरी हथियारों को खत्म करने को लेकर बेहद संजीदा है। But we had good meetings just a couple days ago with Ambassador Kim, and as you know, Secretary of State's headed to North Korea. We're continuing to make progress in those conversations. Is he moving the goalpost, though? Is it now war avoidance and not denuclearization? No, I mean, again, the goal is the same as it's always been, and that's denuclearization. That's what we're going to continue pushing for and continue working with them on. उधर अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो इसी हफ्ते शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान सारा सैंडर्स ने बताया कि इस मुलाकात और मुज़ाकरात का मकसद कोरियाई जजीरे को जौहरी हथियारों से पाक करने के लिए शुरू की गई कोशिशों का जायजा लेना है। सारा सैंडर्स ने कहा कि पोम्पियो 5 जुलाई को किम जोंग से मिलेंगे, और उन्होंने यह भी कहा कि गुज़िश्ता कुछ महीनों में शुमाली कोरिया के हालात में मुस्बत तब्दीली आई है, और खासतौर से पोम्पियो 5 से 12 जुलाई के दौरान टोक्यो, हनोई, अबू धाबी और ब्रसेल्स का दौरा करेंगे। पोम्पियो 7 जुलाई को जापान और 8 जुलाई को जनूबी कोरिया के लीडरों से मुलाकात कर सकते हैं।
वर्ल्ड न्यूज में रुक रहे हैं, एक छोटे से वक्फे के लिए लौट रहे हैं दुनिया की और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए जी सलाम। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। आइए बात करेंगे दुनिया की और भी खबरों की। जर्मनी में मखलूत हुकूमत के में शामिल खासों से क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और क्रिश्चियन सोशल यूनियन यानी कि CSU ने खासतौर से महाजरीन के हवाले से तनाज़ा खत्म कर दिया है। जराये के मुताबिक दोनों जमातें किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क में पहले से रजिस्टर्ड महाजरीन को सरहद पर कायम कैंपों में रखने पर राजी हो गई हैं और खासतौर से CSU से ताल्लुक रखने वाले वजीर दाखिला हॉर्स्ट सीहोफर ने कहा है कि वो इस मुफाहमत के बाद अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे और इससे कबल वो इमिग्रेशन के मसले पर इस्तीफे की पेशकश कर चुके थे। उनकी पार्टी नहीं चाहती है कि जर्मनी में महाजरीन को पनाह दी जाए। चांसलर एंजेला मार्केल ने इस पर इत्तेफाक राय पर इत्मीनान का इजहार किया है। हम मुहाजिरीन को रोकने के लिए कदम उठाएंगे। हम मुहाजिरीन के मसले पर यूरोपीय ममालिक और दीगर ममालिक से बातचीत कर रहे हैं। हम जर्मनी में ट्रांजिट सेंटर कायम करेंगे और यहाँ आने वाले मुहाजिरीन को उन मुल्कों को सुपुर्द करेंगे जो पनाह गुज़ीनों को अपने यहाँ रखना चाहते हैं। यहाँ उन्हें अपने मुल्क वापस भेजेंगे। इधर बदनवानी के इल्जाम में मलेशिया के साबिक वजीर आजम नजीब रज्जाक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जराये के मुताबिक मुल्क की ट्रेजरी से अरबों डॉलर गायब होने की जांच के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनके अहल खाना के करीबी जराये ने बताया कि रिमांड ऑर्डर देने के बाद पुलिस अफसरों ने नजीब को घर से गिरफ्तार किया। बुध को अदालत में नजीब पर इल्जाम तय किए जाएंगे। वहीं नजीब ने एक मलेशिया डेवलपमेंट बेरहाद यानी कि 1MBD में किसी भी गलत लेन देन से इनकार किया है। महातिर मोहम्मद से चुनाव हारने के बाद इसी साल मई में नजीब और उनके अहल खाना से इंसदाद बदनवानी एजेंसी ने पूछताछ भी की थी। 1MBD के बदनवानी मामले में नजीब के घर की तलाशी भी ली गई थी और उनके मुल्क छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी। आपको बता दें कि 2009 में नजीब के जरिए कायम की गई 1MBD में बदनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस की जांच करीब 6 ममालिक में चल रही है, जिनमें करोड़ों डॉलर के गबन का इंकशाफ हुआ है। So I respect the rule of law, as I told, and I always support if there is investigation to be carried out and some evidence or witnesses has to appear to clear the image and perceptions of public, because now the judgment court of public has played very important role in creating negative perception. This process must be addressed carefully. इधर शाम के जुनूबी शहर दरा और उसके एतराफ में बागियों और खासतौर से सीरियन फौज के दरमियान लड़ाई जारी है। जराये के मुताबिक सरकारी अफवाज ने कई इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है। शदीद जंग की वजह से हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर उर्दन सरहद की तरफ भाग रहे हैं। उधर दरा में जारी लड़ाई रुकवाने के लिए और फरीकैन में जंगबंदी की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए उर्दन के वजीर खारजा एमन अल सफदी रूस के दौरे पर हैं, जहां पर वो अपने रूसी हम मनसब सरगेई लावरोव से दरा में जंगबंदी पर बातचीत करेंगे। वाज़ेह है कि दरा के 10 अहम मकामात पर शामी अपोजिशन और सरकारी फौज के दरमियान जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया गया है। उर्दन ने शाम से मुत्तसिल सरहदी इलाकों में फंसे हजारों लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए मुहिम भी शुरू की है, जिसके तहत लोगों को खाने पीने की चीजें और अद्वियात मुहैया कराई जा रही है। यमन के अल हुदैदा में जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मंदूब मार्टिन ग्रिफिथ राजधानी सना में है और जहां उन्होंने अल हुदैदा के हालात पर हौसी मिलिशिया से बातचीत की है। खासतौर से मार्टिन ने बातचीत के जरिए हुदैदा क्राइसिस का हल निकालने पर जोर दिया। यमन की आईनी हुकूमत को उम्मीद है कि वो हौसी मिलिशिया को अल हुदैदा से इनखला के लिए राजी कर लेंगे। इससे पहले भी मार्टिन ग्रिफिथ हौसी मिलिशिया से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन वो शहर पर कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। उधर अल हुदैदा के लोगों ने अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची से मुतालबा किया कि वह अल हुदैदा का दौरा करें ताकि सूबे में हौसी मिलिशिया की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से
आगाह हो सके। आपको बता दें कि अल हुदैदा यमन का एक बंदरगाह है जिस पर खास तौर से यहां के हौसी लड़ाकों का कब्जा है और इस अहम शहर पर कब्जे के लिए हौसी लड़ाके और खास तौर से अरब के इत्तेहाद के बीच जंग चल रहा है, जिसकी वजह से हजारों लोग मुतासिर हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और आलमी बैंक के सदर जिम योंग किम ने रोहिंग्या बहरान से निपटने के लिए बांग्लादेश को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। गुटेरेस और योंग किम ने बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना से मुलाकात की और ये यकीन दहानी कराई है। इससे कबल कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आलमी बैंक के सदर ने बांग्लादेश सरहद पर पनागुज़ीन कैंपों का दौरा किया और लोगों के हालात भी जाने। एंटोनियो गुटेरेस ने रोहिंग्या मुसलमानों की हालात ज़ार पर अफसोस और दुख का इजहार किया। उन्होंने रोहिंग्या बहरान को हल करने के लिए म्यांमार पर लगातार दबाव बनाए रखने की भी बात कही। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आलमी बैंक के सदर ने रोहिंग्या मुसलमानों के 7 लाख से ज्यादा लोगों को पनाह देने के लिए बांग्लादेश की तारीफ की। आपको बता दें कि पिछले साल भड़के तशद्दुद के बाद तकरीबन 8 लाख लोग बांग्लादेश सरहद पर बुरी हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। I've no doubt that the Rohingya people has always been one of, if not the most discriminated people in the world, without any recognition of the most basic rights, starting by the recognition of the right of citizenship by their own country, Myanmar. We will provide an initial tranche of $480 million in grants for Bangladesh to support the Rohingya. और अब बात करते हैं नॉर्थ थाईलैंड की, जहां पर एक गुफा में फंसे नौजवान फुटबॉल टीम का पता चल गया है और 12 बच्चे और उनके फुटबॉल कोच जिंदा हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता है। दरअसल बढ़ता पानी का जो लेवल है और कीचड़, उसकी वजह से बच्चों को बाहर लाना अभी मुमकिन नहीं है। गोताखोरों का कहना है कि अभी तक इन बच्चों को गुफा से बाहर निकालने में तकरीबन 1 महीने का वक्त लग सकता है। हुक्काम का कहना है कि इन नौजवानों के पास मुनासिब मिकदार में खाने पीने की चीजें पहुंचा दी गई हैं। अब गुफा के अंदर खासतौर से केबल्स डाली जा रही हैं ताकि फुटबॉलर अपने अहले खाना से बात कर सके फोन के जरिए। वाज़ेह है कि यह ग्रुप 23 जून को गार में लापता हो गया था और गुज़िश्ता रोज ही उन्हें तलाश किया गया है। राहत और बचाव के काम में ब्रिटेन, चीन, म्यांमार, लाओस, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड के माहिरीन की टीम को लगाया गया है। Everyone had a tough time here. You think about the rescue workers, the volunteers, the military. You had, obviously, it's a multinational rescue effort, and it's led to a success. So I don't even think my role is tough when I see all of Thailand here, putting everything that they have in order to rescue these kids. And look, a miracle, like you said. Okay, so can you tell me your name, please? Yes, Captain Jessica Tate. I'm in the United States Air Force, Public Affairs Officer for the 53rd Special Operations Group. I'm here with U.S. Indo-Pacific Command's Search and Rescue Team. Okay, thank you very much. Yes, you're very welcome. Thank you. Yes. लीबिया के साहिली इलाकों में गैर कानूनी मुहाजिरीन को ले जा रही एक कश्ती पलट जाने से 60 से ज्यादा लोगों के डूब जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। लीबियाई बहरिया ने बताया कि लीबियाई साहिल के नजदीक डूब जाने वाली कश्ती के 41 अफराद को बचा लिया गया, जबकि 63 अफराद अभी भी लापता हैं। इनमें कुछ लोगों की लाशें भी बरामद कर ली गई हैं। बच जाने वाले लोगों ने बताया कि दारुल हुकूमत तराबलस से 50 किलोमीटर मशरिक में डूबने वाली कश्ती में कुल 104 लोग सवार थे। एक छोटा सा वक्फा हम यहां और लेंगे, लौटेंगे तो बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की। जी सलाम पर इस वक्त आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज और आइए आप बात करेंगे वर्ल्ड कप की, फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप 2018 के प्री क्वार्टर फाइनल में आज स्वीडन ने स्विट्जरलैंड को 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है और पहले हाफ के बाद दोनों टीमें, अगर हम बात करते हैं तो बराबरी पर थीं और खेल के 66वें मिनट में स्वीडन ने फोर्सबर्ग के गोल से 1-0 की बढ़त बना ली, जो आखिर में जीत में तब्दील हो गई। स्वीडन 1994 के बाद पहली बार आखिरी 8 में पहुंचा है। उम्मीद के बरक्स स्विट्जरलैंड ने शुरुआत में जारहाना खेल से स्वीडन डिफेंस को दबाव में रखा और आधे घंटे के खेल में कोई भी टीम गोल बनाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। 31वें मिनट में स्वीडन ने लस्टिन को रेफरी ने गलत टैकल के लिए येलो कार्ड दिखाया था और जल्दी ही स्विट्जरलैंड को फ्री किक मिली, लेकिन
रॉड्रिक्स मौके को भुना नहीं पाए। पहले हाफ के बाद दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर थी, लेकिन 66वें मिनट में 26 साल के स्टार खिलाड़ी एमिल फोर्सबर्ग ने शानदार किक के साथ टारगेट पर निशाना साधा, लेकिन गेंद स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी के पांव से लगकर गोल के अंदर चली गई और आखिरी लम्हों में स्विट्जरलैंड ने कुछ कोशिशें जरूर की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और आखिरकार स्वीडन ने यह मैच 1-0 से जीत लिया। और इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तान के इंटरनेशनल फुटबॉलर प्रशांत बनर्जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। सर, स्वीडन खासतौर से क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया, स्वीडन और स्विट्जरलैंड के खेल पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मतलब ये जो दोनों टीम खेला है इसमें स्वीडन जीता है, ऐसा ठीक है, लेकिन जो गेम हुआ वो दोनों का एक ही तरह का गेम हुआ। दोनों भी अटैक किया है, दोनों अटैक और री अटैक दोनों भी किया है। तो इसमें ये भी चांस मिला था, जैसे स्विट्जरलैंड भी चांस मिला, लेकिन वो गोल नहीं किया है। और ये लोग जो कोशिश किया है इसमें गोल मिल गया, ठीक है, यही है सबसे बड़ा चीज है। लेकिन गेम इतना खास नहीं था, मेरा जैसा होने वाला था वैसे जो हम सोचा था वैसे ही हुआ, लेकिन एनीबॉडी कैन विन। सो ये स्वीडन में जीत गया, बिल्कुल, जो जीता वही सिकंदर है। तो आने वाले दिनों में आप स्वीडन की टीम से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या इस टीम में खासतौर से वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत है? नहीं, मतलब ये टीम और ज्यादा नहीं जाएगा, यहाँ तक जो गया है ठीक है, उसका बाद थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वार्टर फाइनल उठ गया, नेक्स्ट जो मैच है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा जी। इसका इतना टीम इतना खास नहीं है कि डिफेंस भी थोड़ा गड़बड़ कर रहा है और मिडफील्ड इतना खास नहीं है जो पीछे से सपोर्ट कर रहा है डिफेंस को और अटैक को, ये नहीं खेल रहा है। और तीसरा बात है, डिफेंस जो खेलता है उसमें 2 सेंट्रल डिफेंडर एकदम पैरेलल खेलता है जी, उसमें कोई मैन मार्किंग नहीं है, ये तो देखते ही है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा प्रशांत बनर्जी साहब, क्योंकि अगर हम बात करते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 के एक और प्री क्वार्टर फाइनल की, तो इसमें इंग्लैंड का मुकाबला लैटिन अमेरिकी मुल्क कोलंबिया से होगा और इंग्लैंड की नजर दूसरी बार खिताब जीतने की राह में आगे बढ़ने पर होगी, जबकि कोलंबिया 2014 में ब्राजील में हुए वर्ल्ड कप के अपने मुजाहरे को दोहराना चाहेगा। इस मुकाबले में जीत दर्ज करके कोलंबिया 1998 में फ्रांस में खेले गए आलमी कप में इंग्लैंड से मिली हार का बदला भी लेना चाहेगी। इंग्लैंड ने उस मैच में कोलंबिया को 2-0 से मात दी थी और मैच में इंग्लैंड के स्टार प्लेयर हैरी केन पर सबकी नजर होगी। और अगर हमारे साथ हिंदुस्तान के इंटरनेशनल फुटबॉलर प्रशांत बनर्जी साहब हैं। प्रशांत जी, अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड की, तो कितना आसान होगा ये मैच इंग्लैंड के लिए? लेकिन इंग्लैंड का ये जो गेम है, कोलंबिया वेरी गुड साइड और बहुत तकलीफ करना पड़ेगा ये लोग का इंग्लैंड को। और इंग्लैंड का और सबसे अच्छे है कि हैरी केन फिर खेल रहे हैं ये मैच में, तो पूरा का सारे जितना प्लेयर बाहर था उन्होंने सब टीम फुल टीम अभी ये पुट किया है कोच ने जी। और इंग्लैंड का टीम थोड़ा यंग है, ये बहुत अच्छे खेलते हैं, ऐसा नहीं है बहुत अच्छे खेलते हैं, लेकिन ये साल हमारा हिसाब से इंग्लैंड बहुत दूर जा सकेगा। लेकिन ये जो मैच है नॉकआउट टूर्नामेंट है, क्योंकि अभी से नॉकआउट चालू हो गया, तो ये नॉकआउट में इंग्लैंड को और अच्छा खेलना पड़ेगा, जितना जितने वो गोल कर सकेगा उतना ही उसका फायदा होगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि कोलंबिया भी गुड साइड है। बहुत शुक्रिया प्रशांत बनर्जी साहब अपने गिरा कद राय के लिए। हमारे साथ कोलकाता से जुड़े थे हिंदुस्तान के इंटरनेशनल फुटबॉलर प्रशांत बनर्जी साहब। तो नाजरीन, वर्ल्ड न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर। आप बने रहिए जी सलाम के साथ।